तो ज्यादातर यूपी 16 होगी, आरटीओ से जाके उसको आप लोग मतलब वो नहीं करवा सकते। 2 गाड़ियां उन्होंने कराने के बावजूद भेज दी थी और एक गाड़ी अभी जो इनोवा थी उसको हमने पकड़ लिया। जब ट्रांसफर होने आई पीडीसी ने पकड़ा उसको, मगर कार्रवाई कोई नहीं हुई। मतलब बिना सेल लेटर के ही ऐसे सेल लेटर तो साइन होगा। बताओ मैंने सन 2018 में मार्च में इनसे लोन लिया 58,40,000 2018 में। 2020 कोरोना आते आते उस अकाउंट में बैलेंस रह गया 38 लाख समथिंग। उसके बाद स्कूल बंद हो गए, मेरी बसेस खड़े हो गए, बिजनेस ठप हो गया, गाड़ियां खड़ी हो गई। जैसे कोरोना खुला 2022 में मेरा इसका समझौता हुआ 44,50,000 में, जो कि मुझे 6 महीने में देना था। मैंने वो 8 महीने में 51 लाख रुपए पेड किया। उसके बाद मुझे इन्होंने एनओसी लेटर दे दिया तीनों गाड़ियों का नोटिस। उसको मेरे को बोला ना कि तुम गाजियाबाद जाओ तिरुपति यार्ड में, वहां पे गाड़ियां ले लो। मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई भी गाड़ी नहीं थी। वहां के कर्मचारी ने बताया कि तीनों गाड़ियां आपकी बिक चुकी हैं। मैं वापस दौड़ के आया। इसका जो सिस्टम है, इससे अगर कोई मिलना चाहेगा तभी मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। आप वेटिंग रूम में बैठे रहिए, परेशान होती है, घर चले जाइए। तो आपकी गाड़ी यूपी नंबर मेरे 2-3% जब तक मैंने परिवहन विभाग में इसकी एप्लीकेशन आई बाई पोस्ट, इसमें सबूत है। परिवहन विभाग में कुछ कर्मचारी मिल के उसको 2 बसों को ट्रांसफर कर चुके थे पैसा लेके। जब हंगामा ज्यादा बढ़ गया, मैंने ऊपर से दावा डलवाया, तब वो इनोवा नहीं हो पाई ट्रांसफर। वो इनोवा इन्होंने केरला के बंदे को बेच दी 11 लाख में। वो आज भी मेरी पत्नी के नाम है, उसका टैक्स टूटा चल रहा है। मैं इसे संपर्क करना नहीं कर रहे। जब मैं प्रशासन में गया और इनको ऊपर एफआईआर करवाई, न्यायालय में केस बेचारा नहीं चल रहा है। अब इनोवा वो ट्रांसफर कराने आया, वो केरला वाला, वो 3 साल में पागल हो गया। वो कह रहा मैंने अपनी बीवी को ये जीवन नहीं रखती। वो दलाल ने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी कि जहां से तुम्हारी गाड़ी ऐसे पंगे में उसे ट्रांसफर कराना है। मैं उससे जाके मिला, उसने अपनी समस्या बताई कि मुझे ये पागल रहा 3 साल से। मैं भाई साहब 2 लाख रुपए तो मेरे दलाल लेके भाग गए। उसने नाम बताया वहां के, मेरे भाई ये गाड़ी है, भाई यार नंबर। दोनों गाड़ी हुआ थी बस्ती है करो बाती बस तो ट्रांसफर कर चुके विभाग की मेरी भगत से पैसा खा के। जब तक परिवहन विभाग ने मुझे लेटर दिया, उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने गुमराह करके परिवहन विभाग को गाड़ियां अपने नाम कराई। वो आईटी विभाग दे रहा है, अपनी जान बचा रहा है। ये लाइन डाल दी अपने लेटर में। जब हंगामा ज्यादा हो गया तो इनोवा नहीं हुई ट्रांसफर। और वो आज तक मेरी पत्नी का नाम है। वो इनोवा वाला भी यहाँ आ गया दिल्ली में, वो वेटिंग में है। कह रहा मैं वैसा भी देखता हूँ तो मैं भी एफआईआर कराऊंगा। अगर ये मेरे पैसे वापस नहीं करेंगे तो ये गाड़ी ट्रांसफर होगी नहीं। ये केस चला गया कोर्ट में, वो समझ चुका सारी कहानी। अब मामला है, मैंने एसओ साहब को बोला सेक्टर 24 वालों को, भाई मेरी गाड़ी मिल गई है, इसे बरामद करो। उन्होंने ऐसा ही करने पर दिया। वो कहने लगा मैं गाँव में हूँ, लफड़ाई। और उसको नकली दूसरी एनओसी देके उसे अपने फर्जी कागज देके भेज दिए। 11 लाख रुपए ले लिए उससे। उसका मेरे पास नंबर है। तो नकली एनओसी बैंक ने दी। हाँ जी, बैंक की तरफ से जारी की गई है। हाँ, वो पार्टी है दिल्ली में, उसका नंबर है मेरे पास। जो केरला जिसके पास गाड़ी है, लोन देंगे तो वो कह रहा मैं इसको 3 साल से कमरे में बंद करके रखा हुआ हूँ, मैं चला भी नहीं सकता। अब मुझसे 11 लाख रुपए ले चुके हैं। उसके बाद स्क्रीनशॉट है पेमेंट का। कहोगे तो मैं उसे पेश कर दूंगा आप लोगों के सामने। वो भी दुखी है। ये जालसाजी कर रहे हैं शहर के अंदर। आकाश चौहान लिख के नकली दूसरी एनओसी दे दी। एक और ट्रांसपोर्टर भाई है, उसने तो आत्महत्या कर ली। 20 लाख रुपए का नाम है शिव कुमार यादव। उसने इन्होंने उसको अपनी झांसे में लेके 20 लाख रुपए अकाउंट में डलवाए और वो सीधे 10 साल बाद जो कहते तुम्हारे पुराने अकाउंट में बैलेंस थे वो खा गया। वो गम में मर गया। उसकी भी अब एफआईआर होने वाली है। नहीं, ये दिक्कतें आपकी शुरू से हो रही है या कोविड के बाद से शुरू हुई? हमारी तो कोविड की बात हुई। हमारे साथ समस्या है। सेटलमेंट लेटर है मेरे पास, उनका सब कुछ अप्रूव। वो सेटलमेंट करते हैं पहले आदमी से, फिर पैसा ले लेते हैं पूरा दबा के, और फिर चीज को इन बिटवीन गाड़ी भेज देते। आदमी का सेटलमेंट होगा, गाड़ी खड़ी हुई है, पकड़ी तो फाइल दिखा तो नहीं है। ऐसा है कि जिस टाइम पे लोन लेता है उसका कोई भी जो हमारी समझ में आया, जैसे कि कोई लोग होता है, जब लोन लेता आदमी तो उस टाइम साइन कर देता है, पढ़ता तो है नहीं। ये उल्टे सीधे कागजों पर उससे साइन करा देते हैं और आदमी को ऐसा फंसा देते हैं कि उससे निकल ही ना पाए। वो अगर अपना अगर लोन नहीं कर देगा तो दूसरे की जमानत उससे दिलवा देते हैं, ताकि और कोई जमानती का भी आदमी अपना देगा, जमानती का भी देगा।
वैसे चक्रव्यूह बना देते हैं, उसकी संपत्ति को हड़पने का पूरा मतलब जो उनका ट्रांसपोर्ट के अलावा और भी है केस जो उन्होंने अपने मकान के ऊपर गिराए था, मकान को गिरवी रख के पैसे नहीं, वो वाले केस भी होते हैं। ये तो ट्रांसपोर्ट का मामला है, 5 साल तो ये ट्रांसपोर्ट में आगे, नहीं तो बाहर बहुत है, बाहर बहुत केस है। धंधा ही यही है। और एक बार आप गिरवी रख दो, इनको छुड़वा नहीं सकते चीज से। एक इसका है क्या नाम, बिजोड़ का है, सुरेश प्रजापति, शायद जानते होंगे आप लोग। और भी पीड़ितों की संख्या बहुत ज्यादा है। 4 लोग तो FIR करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही। ये यहाँ पे जो हमारे परिवार का बस लाइन से जुड़े हुए बसों के ऊपर है, गाड़ियों के ऊपर लोन है, उसके ऊपर है। जुगल शर्मा इसमें बैंक में क्या है? जुगल शर्मा जो इसका छापा पड़ा, जुगल शर्मा वो विमल कुछ नहीं है, वो पहले सीईओ थे, अब हटा दिया गया, उनके बेटे सीईओ है उनकी जगह। इसका छापा वो बाइक को उठाने में मुलजिम है, गाड़ी है वो जो करोड़ का घोटाला है, तो बैंक मुलजिम है, जेल भाई साल जेल काट गया। अब वो बैंक में कुछ भी नहीं है, उनका बेटा सीईओ है। याद है यार, पहले यही मालिक था, बाद में बाइक मोटर में शामिल होने के बाद रिजाइन अब अपने खुद हट गया, बेटा उठा दिया। और जेल में रहने के बावजूद भी बैंक में डेली जाके बैठता है। सीओ की कुर्सी पे। ये बैंक के मैनेजर हैं, हमारे साथ हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। ये भी पीड़ित है। मैं मोहित कुमार, नोएडा सेक्टर 93 वाली ब्रांच में ब्रांच मैनेजर था। ये बैंक के एथिक्स इतने गलत हैं, ये कस्टमर के हित में भी और एम्प्लॉयज के हित में भी, दोनों के लिए बहुत गलत है, क्योंकि ये कस्टमर के साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं, साथ साथ एम्प्लॉयज के साथ भी कर रहे हैं। मैं नहीं, मेरे साथ भास्कर पंत जी भी आए हुए हैं और सारे एम्प्लॉयज भी हैं, बहुत सारे हैं जो कौन सी बैंक है? नोबल कोऑपरेटिव बैंक के एम्प्लॉय हूँ। इन्होंने मेरी भी सैलरी मतलब ये क्या करते हैं, जब एम्प्लॉयज को हायर करते हैं तो सबसे एक FD लेते हैं 25-25 हजार रुपए की, उनसे एक बोन साइन कराते हैं, फिर उनके साथ बदतमीजी करना, उनके साथ हरासमेंट करना, उन्हें इस तरीके से मजबूर कर देना कि वो अपनी तरफ से रिजाइन डाल दे और उस FD को रख लेना, और एम्प्लॉयज को इस तरीके से हरासमेंट करते हैं कि एम्प्लॉय छोड़ के भाग जाए, FD भी प्लस अपनी सैलरी भी। वही मेरे साथ करने की कोशिश की थी, उसके लिए मैंने मेल भी डाली, सीईओ को भी डाली, RBI को भी मेल डाली थी मैंने, और जो ये लेबर कोर्ट के अंदर आता है, लेबर कोर्ट कमिश्नर तक का मेल डाली हुई है कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है बैंक। मेरे साथ नहीं, पीछे भास्कर पंत बैठे हैं, नीतीश जी हैं, बहुत सारे मेरे बैंक के एम्प्लॉय हैं, जिनके सबके साथ इन्होंने ऐसा किया है। और मैंने इसी मुद्दे को पहले उठाया भी था, मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी, मैंने वीडियो बना के बहुत सारी पोस्ट भी करी, जिससे हमारे सतपाल भाई जी भी जागरूक हुए, इन्हें पता लगा, मेरे से मिले, और इनके बाद हमारे अनिल सर हैं, इन्होंने भी वीडियो बना के डाली थी। इन्होंने अपनी बातें रखने की कोशिश करी, बट इन्होंने मेरे ऊपर FIR करनी स्टार्ट करी, मुझे FIR करी, मेरे पास हाँ मेरे पास बैंक ने FIR करी, मेरी FD रोकी, मेरी सैलरी रोकी, बैंक की तरफ मेरा 60-65 हजार रुपए प्लस ब्याज है, वो रोकने के बाद मेरे ऊपर FIR करता है। FIR करने के बाद मुझे बुलाया गया, वहां पे कहता है कि तुम वीडियो मत डालो। मैंने बोला मुझे बैंक से कोई आपत्ति थोड़ा है, या बैंक मेरा कोई दुश्मन थोड़ा है, मेरे तो बस ये है, आप मेरा हिसाब कर दो, जो मेरा बनता है वो दे दो, बात खत्म हुई। कह रहे हैं आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, मुझ पे इल्जाम लगाया गया आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, आप यूट्यूबर हो, आपकी इनकम है। मैंने कहा मेरी इनकम प्रूफ कर दो, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मेरी यूट्यूब से इनकम आती है, तो मेरी इनकम प्रूफ कर दो, मेरी कितने करोड़ की इनकम है, या मैं कहां से कमा रहा हूँ, या मेरी दूसरी इनकम है। कि हमारे बोर्ड में लिखा है जिसकी दूसरी इनकम आएगी हम उसे टर्मिनेट कर देंगे। ना तो मुझे टर्मिनेट किया गया, ना मुझे आज तक रिलीव किया गया, मुझे कोई रिलीविंग लेटर नहीं दिया बैंक ने, ना मेरी सैलरी थी, ना मेरी FD थी। और बैंक एथिक्स इतने गलत हैं कि बैंक, जैसे सतपाल यादव जी का केस है, इन्होंने एक DRAT गए थे, वहां से आदेश मिला था 1,55,00,000 रुपए देने का। बैंक ने कोर्ट का आदेश का निरादर करते हुए इनसे फिर भी 1,70,00,000 रुपए लिए। जब कोर्ट का आदेश आ गया उसके बाद भी 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए गए। तो इन्हें ना तो प्रशासन का डर है, ना किसी का डर है। मैंने यही बात सोशल मीडिया पे पहले डाली थी कि हम पावर ऑफ सोशल मीडिया दिखाना चाहते हैं, मैंने इन्हें पहले बोला भी था। तो उस चीज में भी इन्होंने मेरे साथ बहुत सारी बदतमीजी करी, मुझे फोन करा, राघव भारद्वाज जी खुद फोन करके कहते हैं देखते हैं अभी कैसे निकलवाएगा तुमसे पैसे। ये एक बैंक के सीईओ के स्टेटमेंट होते हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, ये सबके साथ गलत कर रहे हैं। ऐसे हैं बैंक ने मेरे ऊपर FIR करी थी, उसने कहा था कि आपके पास 2 चेक हैं, जो मुझे जब मैं ब्रांच मैनेजर था हैंडओवर हुए थे, उस टाइम पे क्या था, इनके अकाउंट 4 बैंकों में भी चलते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा बैंक है, सोसाइटी बैंक है।
तो उनसे ट्रांजेक्शन होती रहती है, तो वहां पे आप एक ब्रांच मैनेजर को चेक की अथॉरिटी दी जाती है कि आप वहां से कैश उठा सकते हो अगर कम पड़ता है ब्रांच में। तो उसके लिए मुझे 2 चेक दिए गए थे और कहा था कि आपके पास बैंक का डाटा है। तो बैंक, मुझे पहले थाने से फोन आया तो मैं थाने पहुंचा, तो मैंने बताया कि मेरे पास कोई चेक नहीं है, जो चेक थे वो हैंड ओवर हो चुके हैं सेक्रेटरी साहब को, जिस रजिस्टर में एंट्री होकर चेक गई थी उसका मेरे पास फोटो है। हालांकि मेरे पास फोटो नहीं था, मैंने झूठ बोला। तो उन्होंने चेक कराया, रजिस्टर पुलिस वालों ने जैसे भी किया, वहां पे एंट्री थी तो चेक मेरे पास बरामद नहीं हुए। वे आगे कहने लगे कि बताइए और आपका क्या है। पुलिस वालों ने कहा, कह रहे हैं हमारे बैंक का डाटा है। मैंने बताया कौन सा डाटा है, कोई प्रूफ तो दो, कोई बताओ तो इस चीज का डाटा है आपके पास। कहते हैं कि आपके पास ईमेल आईडी थी, पूरे बैंक के मालिक थे आप, एक ब्रांच के मालिक थे आप, आपके पास तो सब कुछ है। मैंने कहा मेरे पास सब कुछ है तो आप प्रूफ तो करो, क्या है मेरे पास, किस व्याप का आप मेरे पास आरोप लगा रहे हो कि आपके पास डाटा है। तो वहां पे मतलब इल्जाम भी झूठे लगा रहे हैं, मतलब बात अपना मुद्दा पूरा खुल के नहीं बात करता। बंदे की एक आदत है, सामने आंख से आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाता किसी कस्टमर के साथ, एम्प्लॉइज के साथ। कभी कोई बंदा होता है मेरे से कोई बात करने आया कि मैं आई कांटेक्ट करके बात करूं, कभी किसी से कोई बात ही नहीं करता। जो भी करता बस ऐसे कर लेगा, फोन में लगा रहेगा और उल्टे सीधी बातें झूठ बोलता रहता है, झूठ पे झूठ। बहुत बड़ा साजिश करता है, बहुत बड़ा। सतपाल जी, अनिल जी, आपने कोर्ट केस भी करने का है क्या? हाँ जी, ऊपर यहाँ इनका कोर्ट में गया हुआ है, सतपाल जी का गया हुआ है, नील जी का गया हुआ है। अभी 4 एफआईआर भी हुई है। ऐसा होता है कि कोर्ट में एफआईआर लिखने के बाद पुलिस उसको समझ लेती है, वो हाई कोर्ट से जमानत ले आता है। जो आपने एफआईआर कराई थी कोर्ट के माध्यम से कराई थी, मेरी एफआईआर तो एसीपी जांच हुई थी, कमिश्नर मैडम ने एसीपी सर को लगाया था इस जांच में। एसीपी जांच होने के बाद उन्होंने सीपी मैम ने करी थी मेरी शक्ति मोहन जी ने क्राइम ब्रांच से उन्होंने इंक्वायरी कराई कि हर बार मुझे कभी 50 लाख 60 लाख कभी 5 लाख कभी 70 लाख वो एक्सेल से बना के देते थे स्टेटमेंट। हमने कहा भैया हमें उसकी दो सीबीएसई की, तो किसी कारण मैंने कहीं से जुगाड़ करके सीबीएसई की निकाल दी। हमने उसको रिपोर्ट पे हाथ लगाया, आइयो हमारा जो कर रहा है 4 महीने हो गए एफआईआर को, सीपी मैम ने करा दी, सारी जांचें पूरी करी, जो अधिकारियों ने करी क्राइम से वैसे। लेकिन हमें जब वो मिल गई, मैंने कहा ये 4 वो है स्टेटमेंट, इनमें असली कौन से उनके उसे बताओ। उसका जवाब वो नहीं दे पाई कोई भी। फिर यहाँ से विकास भवन से सहकारिता से हमने वहां से नोटिस दिला गया, ये मिला हुआ है। फिर 4 आदमी की टीम बनी, उससे भी बड़ी बात, फिर 9 आदमी की टीम बनी, फिर जाके कोर्ट के रजिस्टर वगैरह सब ले गए। उन्होंने जवाब मांगा मेरे दुकानों में जब पार्टी को सील ही नहीं हुआ तो तुमने उसको सील कैसे कर दिया दुकान को? उसकी फाइल में है, तेरे दुकान हमें नहीं मिला और ना ही ये ऑप्शन दिया इन्होंने, एक पेपर में निकाल दी दिल्ली के। और वो इन्होंने बैंक ने उसको फ्रॉड करके मतलब मैं 60 लाख के डेली लेके गया उनके पास, लेकिन मुझसे 60 लाख ना लेके 50 लाख अपनी मम्मी के नाम को प्रॉपर्टी कर दी, जबकि मेरी तरफ उनका 25 लाख रुपए थोड़ी भी बिका है, कोई वे नहीं है। उसका 15 लाख लगा दे पहले चार्ज। सहकारिता वालों ने पूछा कि पहले चार्ज किस चीज का 15 लाख, कहते ऐसा ही है, ऐसे किस बात का तो बताओ तो सही। और ना कोई लेना ना देना अपनी माँ के नाम या बहू के नाम, की तो माया के शर्मा की पत्नी है, उसके नाम कर दिया। जबकि 20 तारीख को मुझे एक बैंक के कर्मचारी ने बताया कि आप जल्दी से पैसा जमा कर दो जो कि तुम्हारा हो गया। मैंने 12,40,000 रुपए बैंक में 20 तारीख को डाल दिए, उसका कोई उनके पास सबूत नहीं है, जबकि मेरे पास सबूत है। मैंने ट्रांसपोर्टर भाई से मैंने नकद देकर ट्रांसफर वहां से कराई थी, मैंने कितने नहीं, उनका मेरे पास में है, फिर भी नहीं माने और 22 तारीख को मैंने वो सील कर दिया। फिर मैं जुगाड़ करके 60 लाख रुपए देने को तैयार हो गया, मगर चलो ये पीछा छूटे, मेरी 2.5-3 करोड़ की प्रॉपर्टी जो भी होगा बाद में। मैं 4 दिन वहां बैठा रहा, लेकिन उनके वहाँ कोई वो है बटन सिस्टम, उसके अंदर आप कोई नहीं जा सकता। हम 4 दिन तक वहां बैठे रहे। जिस बंदे ने मुझे बताया कि तुम इतने पैसे जमा कर, मैंने वो भी कर दिए। 22 को मेरी दुकान सील कर दी और बाद में 60 लाख रुपए भी नहीं लिए मुझसे। मैं उनके मेरे पास के सबूत है सारे, फोटो कॉपी डीडी बना के दिए बाकायदा, नहीं लिए। राघव ने कहा लेके आ जाओ, मैं ले लेता हूँ। मुझे किसी ने कहा आप एनएफटी ना करके डीडी बनवाओ, यदि एनएफटी कर दी तो जैसे 12 लाख चले गए ये भी चले जाएंगे। तो मैंने फिर डीडी दिए, डीडी दिए नहीं, उनको व्हाट्सएप करा मेरे सबूत है राघव को, बैंक वाले को कि भैया डीडी बन गया ले लो। लेकिन
20 में मेरे पैसे में 22 को दुकान सील कर दी। फिर मुझे एक मेल भी करी है 1 तारीख में उन्होंने कि या तो अपनी ओडी को जिनो करवा लो अन्यथा पैसा जमा कर दो, लेकिन 30 दिन का टाइम दिया, वो 22 तारीख में दुकान सील कर दी। वो कहते हैं मेल तो गलती से चली गई, वो गलती से कैसे चली गई? और अपनी पत्नी का नाम ट्रांसफर कर दिए। हाँ, और 23 में अपनी पत्नी का नाम ही कर दिए। 22 में मेरे को उन्होंने कार में की पर जमीन की थी कि जब उन्होंने बैंक की डायरेक्शन आई थी, मैंने बराबर किस्त भी दी उनको, वो भी मेरे रिकॉर्डेड स्टेटमेंट। जो 12 लाख दिया वो कहीं नहीं एक्सेल की बना के देते थे, बहुत मारी क्राइम ब्रांच को गुमराह किया, एडीएम को गुमराह किया, डीएम को किया और डीआरटी लखनऊ किया, वहां भी उन्होंने वो वही लगा दी एक्सेल की। और अब हमें मिली तो मैंने आईए को दी, उसने कहा ये कहाँ से, मैं कहना चाहिए मेरे पास। मैंने तो पूरा ठीक, मगर 4 स्टेटमेंट है, मैं असली कौन सा मुझे बोल दो। आप पैसा जिस अकाउंट नंबर में डालोगे ना वो उसमें जाएगा नहीं, शो नहीं करेगा। आप स्टेटमेंट लो, दूसरी को करवा देंगे। एक ही चीज के 3 स्टेटमेंट दे देंगे। 4 दिए थे मुझे, एक 60 लाख का है, एक 62 का, एक 72 का, मगर मेरे को तो ये थे कहाँ से आगे फिर 15 लाख का मैंने 4 भिजवाने पड़े। आप करें सर, शुरू करें। अनिल जी, नोएडा बस स्टेशन का अगला स्टेप क्या होगा? धरना कब रखेंगे धरना? आपके पास इतने सबूत होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्या दबाव है पुलिस पे? हाँ, दबाव है पैसे का। किस चीज का दबाव है? पैसे का। पुलिस का आप ये भी समझिए कि हाईकोर्ट गए हुए ये लोग और एक भी अरेस्ट है, बाकी किसी में अरेस्ट नहीं मिला। हाईकोर्ट ने इंटरव्यू नहीं किया। इशू क्या है, ये गारंटी एग्रीमेंट जब आदमी कर्जा लेता है तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट साइन करा लेते हैं, एक से खाली हुआ दूसरे पे लगा देते हैं। यहाँ पे जो चारों लोग जो बैठे हैं ये सब बैंक के पैसा भर चुके हैं, उसके बाद भी ना इन पे संपत्ति है ना इन पे वाहन है, और पुलिस कुछ कर नहीं। उसका आपको जवाब खुद ही आपके पास है, पुलिस क्या चाह रही है। एक्चुअली बैंक तो बाहुबली है, बैंक के पैसे की कमी तो है नहीं। ये चारों जो कंज्यूमर इनसे पैसा ले चुका है, ना इनकी संपत्ति से बाहर है और वाहन से बाहर है। ये हमारे वकील साहब हैं जो लखनऊ डीआईटी में और इलाहाबाद में देख रहे हैं केस। आप बैंक से लोन लेते हैं ना तो बैंक की कितनी बड़ी फाइल होती है, जब आप साइन करते हैं ना तो आप फंड नहीं ले सकते हो, तो उसमें क्या